हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन पर नज़र डालनी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन में 1757 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। 1757 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बट बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर भी बनती जा रही थी और यह धीरे धीरे अपना कंट्रोल पूरे इंडिया में बनाने में कामयाब हो गई। इस तरह शुरुआत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बट ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी और सेक्शन परेशान थे, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हों के रूलर हों, सिपाही हों, जमींदार हो, पीजेंट्स हो, ट्रेडर्स हों, आर्टिजन्स हो, पंडित्स हों या फिर मौलवी, अब उनके अत्याचार से परेशान थे। साल 1757 से साल 1857 तक, यानी इन 100 सालों में बहुत सारे रिलीजियो पॉलिटिक वायलेंस हुए, ट्राइबल मूवमेंट हुए, पीजेंट्स अपरिसिंग हुई, सिविल रिबिलियन हुए, बट इन सबको ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने सप्रेस कर दिया। ब्रिटिशर्स इन सब रिबिलियंस को सप्रेस करने में कामयाब रही, क्योंकि वे रिबिलियन मूवमेंट्स पार्टिकुलर किसी सोसाइटी में हो रहे थे या कोई सेक्शन इससे अफेक्ट था, यानी इन सभी रिबिलियंस का चार्टर लोकल था। लेकिन 1857 में एक ऐसी चिंगारी लगी जिसने एक बड़े रिवोल्ट का रूप ले लिया, एक ऐसे रिवोल्ट का जिसने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला दी। ये चिंगारी आखिर थी क्या, इसे समझते हैं। हुआ क्या, 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में नए राइफ़ल इंट्रोड्यूस कर दिए। ये राइफ़ल थी पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफ़ल मस्केट। कहा जाता है कि ये राइफ़ल पुरानी राइफ़ल से बेहतर थी, पर बेहतर किस सेंस में थी, इसे समझने के लिए ओल्ड राइफ़ल से रिलेटेड 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। किसी भी राइफ़ल के इस हिस्से को बैरल कहा जाता है। ये 1 मीटर तक लंबा होता है। इन राइफ़ल में लेड से बनी हुई बुलेट का यूज़ होता था। बैरल के ऊपर से इन बुलेट्स को लोड किया जाता था, बट बुलेट को लोड करने से पहले एक गन पाउडर लोड किया जाता था और उसके बाद बुलेट को लोड किया जाता था। गन पाउडर और बुलेट को लोड करने के बाद एक रैम रोड से बुलेट को पुश करके उसे सही लोकेशन तक ठोका जाता था। तो इन सब के लिए एक सिपाही की एटलीस्ट 2 बैग कैरी करने पड़ते थे, एक में गन पाउडर और दूसरे में बुलेट्स। बट अब तक आप ये समझ गए होंगे कि बुलेट लोड करने का प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग और कम बर्नसम था। एक और परेशानी थी, अगर गन पाउडर ज़्यादा या कम हो जाए उसकी अलग प्रॉब्लम थी। तो इस परेशानी को टैकल करने के लिए पैटर्न 1853 राइफ़ल के लिए एक अलग व्यवस्था की गई। यहाँ पर गन पाउडर और बुलेट एक सिलेंड्रिकल पैक में पैक कर दिए गए, जिसे कार्ट्रिजेस कहा गया। अब सिपाहियों को गन पाउडर और बुलेट्स के लिए अलग अलग बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही साथ नपी तुली मात्रा में इन कार्ट्रिजेस में पाउडर भी अवेलेबल रहता था। इसलिए सिपाही को ये टेंशन दूर हो गई कि गन पाउडर कम हो या ज़्यादा हो जाए। बट फिर भी सिपाही इन कार्ट्रिजेस को लेकर खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे, ये समझने के लिए हमें कार्ट्रिजेस की बनावट को समझना चाहिए। कार्ट्रिजेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में थे और इनकी ऊपर की लेयर रैपिंग पेपर की थी, जिसके अंदर गन पाउडर भरा होता था और नीचे की तरफ एक बुलेट लगी हुई होती थी। इन कार्ट्रिजेस की लाइफ की बढ़ाने के लिए इन कार्ट्रिजेस की आउटर सरफेस को एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था, ताकि मॉइस्चर या बारिश में ये ख़राब ना हो जाए। इन कार्ट्रिजेस की ऊपर की तरफ ये इन रैपिंग पेपर से पुड़िया की तरह बंद किया जाता था। ये भी ग्रीस्ड रैपिंग पेपर से ही बना होता था। इस कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सिपाही को इसी हिस्से को दांत से काट कर हटाना होता था। इसके बाद कार्ट्रिजेस में भरे पाउडर की लोड करना होता था। गन पाउडर लोड होने के बाद फाइनली बुलेट को भी लोड करना होता था। फिर उसे रैम रोल्स के अंदर की तरफ ठोक कर सही लोकेशन पर पहुंचाना होता था। इस प्रोसेस के बाद राइफ़ल फायर करने के लिए रेडी हो जाती थी। आप देख सकते हैं कि पुरानी राइफ़ल की
के कंपैरिजन में ये नया प्रोसेस काफ़ी कन्वीनियंट था। बट सोल्जर को इस बात से समस्या थी कि रैपिंग पेपर को लोड एंड टेलो से ग्रीस किया गया है। लोड मतलब सूअर की चर्बी से निकाला हुआ मीट और टेलो मतलब बीफ या कैटल शिप। तो लर्ड और टेलर की सोल्जर अपने मुंह में डालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि पिग इस्लाम धर्म में हराम यानी निषेध है। गाय हिंदू रिलीजन में पूजनीय है। चाहे हिंदू या मुस्लिम, किसी को भी ये गवारा नहीं था कि कार्ट्रिजेज उसके मुंह में डाली जाएं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था धर्म भ्रष्ट करना। एक बात और, क्या वाकई में ही ग्रीस कार्ट्रिजेज पोर्क फैट या फिर बीफ से बनी हुई थी, या फिर भी ये सिर्फ एक अफवाह थी जिसके बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि सोल्जर इस बात से कन्वीनियंस थे कि ये पोर्क और बीफ ही है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस बात को नकार रहे थे। खैर, बात कुछ भी हो, सोल्जर्स के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो ही रह चुके थे। और फिर क्या था, मिलिट्री कंटेंटमेंट से सोल्जर के रेजिमेंट की खबर आनी शुरू हो गई। ओडिशा के बहरमपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री ने फरवरी 1857 में नई कार्ट्रिजेज की यूज़ करने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 19th नेटिव इन्फेंट्री की डिसबैंड कर दिया गया। इन्हें मार्च 1857 में डिसबैंड किया ही था कि वेस्ट बंगाल के बैरकपुर से 34th नेटिव इन्फेंट्री की खबर आई। यहाँ पर एक सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने अपने यूनिट के सर्जन मेजर पर गोली चला दी। इसके लिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद अवध की 7th रेजिमेंट ने अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और इन्हें भी डिसबैंड कर दिया गया। यूपी के मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवलरी मीन्स घुड़सवार 19 घुड़सवार ने नई कार्ट्रिजेज यूज़ करने से मना कर दिया। 90 में से 85 को तुरंत प्रभाव से डिसमिस कर दिया गया और तुरंत जेल में डाल दिया गया 10 सालों के लिए। बट मेरठ में स्टेशन दूसरे सोल्जर्स जो कि थे इस घटना से आंदोलित हो चुके थे। जिस दिन 85 सोल्जर को जेल में डाला गया था, उससे अगले दिन मानो 10 मई 1857 को उन्हें छुड़ा लिया गया। जो भी ऑफिसर्स बीच में आया मार दिया गया और शुरुआत हो गई 1857 के रिवोल्ट की। तो हमने देखा कि मेरठ से 1857 रिवोल्ट की शुरुआत हो गई। बट क्वेश्चन ये है कि हम 1857 रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से क्यों नहीं मानते, बहरमपुर उड़ीसा से क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं? इसका आंसर आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसका आंसर मैं भी ज़रूर दूंगा, बट रिवोल्ट ऑफ 1857 की पार्ट 2 वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।